अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी महाटेट पेपर सॉल्यूशन की जो सीरीज़ कर रहे हैं हम, उसका सेट 2 का ये पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 है। सेट 2 का ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 तक हमारे इस सेट के हो चुके हैं और ये हमारा पार्ट 5 है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द टर्म हेडर थ्रो इन आर यूज्ड इन, यानी हेडर थ्रो इन इस्तेलाहत में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हेडर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? हॉकी में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज में किया जाता है। तो ना हॉकी में किया जाता है, ना क्रिकेट में किया जाता है, ना टेनिस में। अगर आप देखें तो हेडर और फुटर, अगर ये कंसेप्ट आप देखें तो ये जो है ये कंप्यूटर में जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के जो लास्ट में जैसे आपको यहाँ पर साइन देखने को मिल जाता है, उसे हेडर कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ आपने आपकी कंपनी का नाम या कुछ स्टैम्प यहाँ पर उस में ऐड कर दिया तो उसे सॉरी फुटर कहा जाएगा, क्योंकि ये आपने फुट में यानी नीचे की तरफ लगाया है। और उसी पेपर के अगर आप टॉप में कुछ ऐड कर रहे हैं, कोई डेट डाल रहे हैं या कुछ आपकी कंपनी का स्टैम्प, नाम, लोगो वगैरह जो डाल रहे हैं तो उसे हेडर कहा जाएगा। तो ये जो हेडर वाली जो इस्तेलाहत है, हेडर या फुटर, इस तरह की इस्तेलाहत आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अभी ये मैंने ऑप्शन पहले क्यों देखने के लिए बोली हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए अगर हमारे ऑप्शन में अगर यूनिट प्लेस के सबके नंबर अगर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ए, सी और डी दोनों में यूनिट प्लेस दो 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 हैं, इसीलिए हमको आगे का भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो क्या है यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या होगा इनका 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ये हो जाएगा 9 72 के 2 हासिल क्या है 7, 9 नाम 81, 81 में 7 मिलाए तो कितने होंगे 89, 81 में 7 मिलाए तो सॉरी 88 होंगे। तो 88 का 8 कैरी 8, देन 9 दूनी 18, 18 और 8 मिलाए तो कितने होते हैं 26। तो 2682 के कुछ इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2682 इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो बस आपको सीधी सी मल्टीप्लाई करनी। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन अभी तक हमारा सेट 2 ही चल रहा है, लेकिन अगर मैथ्स के क्वेश्चन पर हम गौर करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन डिप्लोमेटिक है, बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। बाकी के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान थे। बस आपको अगर 4 जो ऑपरेशन है मैथ्स के, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये अगर आपको अच्छे से आते हैं, प्लस अगर आपको HCM और LCF यानी मुफर्रद आदे आज़म और जुज़ाफ़े अक्ल ये निकालते आता है, प्लस आपको अगर उनकी स्क्वायर रूट और स्क्वायर पता है, मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे, मकब और जज़रुल मकब, बस ये बेसिक बातें अगर आपको मालूम है तो मैथ्स में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डिप्लोमेटिक सवालात यहाँ देखने को मिलेंगे मैथ्स के। देन क्वेश्चन नंबर 98 है, in each of these questions two statements are followed by two conclusions numbered n, number 1 and number 2. Assume the given statement to be true even if they seem to be of variant with commonly known fact and then make your answer as। यानी आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके बेस पर आपको क्या करना है, जो नीचे कंक्लूजन दिए गए हैं क्या ये कंक्लूजन ये दो स्टेटमेंट के को सही साबित कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। अब रियल लाइफ से इसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि रियल लाइफ में हो सकता है कि ये बातें सही नहीं हो, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इसको एग्ज़ाम की नोयत के हिसाब से ही देखना है। तो देखिए क्या सवाल है यहाँ पर, ऑल वुमेन्स आर मिनिस्टर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए कुछ इस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है ऑल वुमेन्स आर मिनिस्टर, यानी हम ये मिनिस्टर का ले लेते हैं, ये वुमन का ले लेते हैं।
कि जितनी भी वुमेन्स है वो क्या है, मिनिस्टर हैं। ओके, तो सारी वुमेन्स क्या हो जाएंगी, मिनिस्टर के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पर ऑल मिनिस्टर्स आर सिम्पलिटन, अब जितने मिनिस्टर हैं वो क्या है, सिम्पलिटन हैं। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा यहाँ पर। देखिए अब क्या कहा गया है, ऑल वुमेन्स आर मिनिस्टर, यानी ये जितने भी वुमेन्स है ये क्या है, मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर में आ जाएगा। लेकिन जो मिनिस्टर हैं वो क्या है, सारे मिनिस्टर, ऑल कहा गया है, तो ऑल मिनिस्टर आर सिम्पलिटन, यानी ऑल मिनिस्टर क्या है यहाँ पर, सिम्पलिटन्स हैं। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हमारे आंसर तक पहुँचना है। क्या है यहाँ पर, ऑल वुमेन्स आर सिम्पलिटन के सारे वुमेन सिम्पलिटन में आ रहे हैं। तो अगर हम ये कंडीशन के हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट आ रहा है कि हाँ ऑल वुमेन्स आर सिम्पलिटन, क्योंकि सारे वुमेन्स मिनिस्टर हैं और सारे मिनिस्टर सिम्पलिटन हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी भी वुमेन्स होंगी वो क्या होंगी, सिम्पलिटन होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमाम वजीर जो है वो सिम्पलिटन का मतलब क्या होता है, अनाड़ी है। तो देखिए यहाँ पर ये वुमेन से ये, इसको आपको पर्सनली नहीं लेना है, ये सिर्फ उन्होंने एक सवाल दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये फिगर के थ्रू जाते हैं तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है तो ये जो वुमेन्स है उसमें आ जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, तो मतलब ये हो जाएगा कि ऑल वुमेन्स आर सिम्पलिटन, यानी तमाम औरतें अनाड़ी हैं। ये बयान गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही है। अब ऑल मिनिस्टर्स आर सिम्पलिटन, तो ऑल मिनिस्टर्स आर सिम्पलिटन, ये तो हमको सवाल में ही दिया गया है कि तमाम वज़ीर अनाड़ी हैं, तमाम वज़ीर अनाड़ी हैं। ओके, तो जितने भी वज़ीर हैं वो सब क्या है यहाँ पर, अनाड़ी हैं। ये तो सवाल में भी दिया गया और जवाब में भी दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने जब सवाल देखे तो उसके हिसाब से, सॉरी, जब हमने फिगर ड्रॉ किए तो दोनों भी कंक्लूजन यहाँ पर हमारे सही साबित हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इफ़ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, जी नहीं ये तो नहीं होगा। ओनली टू फॉलो, नहीं। बोथ कंक्लूजन फॉलो, यहाँ पे हमारा यह आंसर होगा कि दोनों भी कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सवाल है ये आपको क्या करने हैं, फिगर ड्रॉ कर कर ही बनाने हैं, तो आसानी से आप जवाब तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनिष्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कौन था। अब देखिए यहाँ पर आपको मराठी के शब्द मालूम होने चाहिए, तभी जाकर आप इस तरह के सवालात की जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए निष्ठ, अब निष्ठ का उल्टा दिया है अनिष्ट, तो इसका समानार्थी भी कुछ इसी तरह से होगा। तो देखिए शुभ, कल्याणकारी और चांगला, ये तो नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अशुभ। क्वेश्चन नंबर 100 है, सुनामी कैन ऑकर, यानी सुनामी कब हो सकता है। सुनामी आपने सुना होगा 2004 में बहुत बड़ा सुनामी आया था, तो कब हो सकता है ये सुनामी। ओनली इन द मॉर्निंग, क्या सिर्फ मॉर्निंग में हो सकता है। ओनली इन द नाइट, क्या सिर्फ नाइट में हो सकता है। या ओनली इन द इवनिंग, क्या सिर्फ शाम में हो सकता है। या एनी टाइम ऑफ इंटायर डे। तो सुनामी का कोई वक्त फिक्स नहीं है कि सुनामी इसी वक्त होगा, सिर्फ उसके लिए वजह फिक्स है कि जब समंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, समंदर के अंदर जो अंदरूनी फर्श होता है, जब वहाँ पर जलजला आता है, अंदरूनी हलचल की वजह से, समंदरी अंदरूनी हलचल की वजह से सुनामी आता है, ये वजह उसकी फ़िक्स है, लेकिन कोई वक्त उसका फ़िक्स यहाँ पर नहीं है। तो एनी टाइम हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है इंटायर डे में। तो एनी टाइम ऑफ द डेज का आंसर होगा। सवाल नंबर 101 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, यानी जो प्रोवर्ब्स है इनका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका सही मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है। इफ़ मैनी पीपल वर्क इन कोलैबोरेशन देन द एंड प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज फ्लॉलेस, यानी अगर बहुत सारे लोग काम करें अगर किसी चीज़ पर, तो जो प्रोडक्ट होगा, जो नतीजा होगा वो फ्लॉलेस होगा। इन ऑर्डर टू मेक डिलीशियस फूड मैनी हाईली स्किल कुक्स आर रिक्वायर्ड, यानी डिलीशियस फूड बनाने के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए स्किल कुक चाहिए, बेहतर बावर्ची चाहिए। व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व इन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग द फाइनल रिजल्ट विल नॉट बी गुड, यानी अगर एक ही तरह का काम करने के लिए बहुत सारे लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं,
तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो नतीजा होगा, वो अच्छा नहीं होगा। या कुकिंग शुड बी डन बाय सिंगल पर्सन विथ अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और जो कुकिंग है वो सिर्फ एक ही पर्सन के ज़रिए होनी चाहिए अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यानी एकदम तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका क्या मतलब हो सकता है, हमको ये तलाश करना है। तो देखिए इसका मतलब यही हो सकता है कि जो बहुत सारे कुक्स अगर काम कर रहे हैं तो स्पॉइल, देखिए यहाँ पर स्पॉइल में हमको जाना है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। और इस तरह का मीनिंग वाला जुमला हमको कहाँ पर नज़र आ रहा है, बर्बाद करने वाला जुमला। अगर आपको इस तरह के जो प्रोवर्ब्स है वो नहीं भी पता है तो किसी एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो उसके ज़रिए आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लॉलेस का मतलब अच्छा हो गया, हाईली स्किल कुक का मतलब भी अच्छा हो गया, अटमोस्ट कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर आप तीसरे में जाते हैं तो नॉट बी गुड और स्पॉइल, इन दोनों में कनेक्शन है। तो इस तरह से हम हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं कि व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व इन ट्राइंग टू द सेम थिंग फाइनल रिजल्ट विल नॉट बी गुड, यानी स्पॉइल कर देंगे, अच्छा नहीं होगा। सवाल नंबर 102 है, खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कौन थे। अशुद्ध बोला है हमको, यानी अशुद्ध यानी जिसमें गलती है। तो पुरुष आहे, ती स्त्री आहे, ते एकत्र आहे, त्या मुली आहे। तो ती मुली आहे, त्या मुली आहे ऐसा नहीं कहा जाता, ती मुली आहे। तो यहाँ पर डी जो होगा वही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन हमको वही पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ पर डी इसका सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 103 है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ अ वुमन सेज, यानी तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करके औरत ने कहा, क्या कहा, ही इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, यानी ये बहू के जीजा का बाप है। जीजा का बाप है यानी कौन हो गया, वो उसकी बहन का ससुर हो गया। आदमी का औरत से क्या रिश्ता है, तो उस आदमी का उस औरत से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर अगर हम उर्दू और इंग्लिश के क्वेश्चन को मैच करें तो मुझे तो यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर औरत ने कहा ये बहू के, बहू यानी वो औरत उसकी सास हो गई। ओके, बहू के जीजा का बाप है। अब जीजा कैसे हो सकता है, अगर जीजा हम कहेंगे तो जीजा किसे कहा जाता है, यानी उसकी जो बहू है उसकी बहन का जो शोहर होता है उसे जीजा कहा जाता है। तो इस हिसाब से औरत और जो बाप है उसमें कोई भी ताल्लुक़ हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसकी बहू की बहन के जीजा का बाप है, यानी उसकी बहन का ससुर हो रहा है वो। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमको जवाब तो यहाँ पर किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इंग्लिश वाले सवाल की तरफ जाते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। अब देखिए यहाँ पर ब्रदर इन लॉ के दो मानी होते हैं। ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पर देवर या जो मतलब हस्बैंड के जो भाई होते हैं उनको भी ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, और जो बहन का शोहर होता है उसको भी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। तो हमको अगर उर्दू वाले सवाल में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इंग्लिश वाले को रेफ़र करना है और दोनों कंडीशन में देखना है हमको क्या आंसर ऑप्शन में क्या हो सकता है। तब देखिए उस वुमन ने कहा, क्या कहा, वुमन सेज ही इज़ द फादर, यानी वो जो आदमी है मेरी जो बहू है उसके शोहर के भाई का बाप है। अब शौहर के भाई का बाप होगा तो शौहर का भी बाप होगा, यानी उसकी बहू के शौहर का बाप। अब उसकी बहू का शौहर कौन होगा, उस औरत का बेटा होगा। तो यानी वो जिस आदमी की बात कर रही हैं उस आदमी का और उस औरत का क्या रिश्ता होगा, तो वो उसका हस्बैंड होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शौहर आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा। लेकिन उर्दू के सवाल में जीजा कहा गया है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा कि वो उस औरत का हस्बैंड होगा, यानी बहू के शौहर के भाई का बाप। तो बहू का शौहर यानी उसका बेटा, अब उसके भाई का बाप यानी उसके शौहर का भी बाप। ओके, तो बहू के शौहर का बाप यानी उस औरत का वो हस्बैंड हो गया। अब 104 है, अ पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज,
यानी एक फर्द ज़मीन के मुकाबले चांद की सतह पर ज़्यादा ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्यों? द मून सरफेस इज रफ, क्योंकि चांद की सतह खुरदुरी है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि चांद में कोई फिजा नहीं है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन दैट ऑन द अर्थ, यानी चांद में मौजूद सकालत की वजह से इसकी सरअत ज़मीन से कम होती है। या द मून इज़ कूलर देन अर्थ, तो देखिए ज़मीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून इज स्मॉलर देन दैट ऑन द अर्थ, यानी जो ग्रेविटेशनल पावर होता है वो अर्थ में ज़्यादा है। अपनी तरफ जो खींचे रखने की जो क़ुव्वत है, जो कशिश शक्ल है, जो ग्रेविटी है, वो ज़मीन में ज़्यादा है और चाँद में कम है। यही वजह है कि इंसान जो है वो चाँद के ऊपर ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर की जो कशिश शक्ल है वो क्या करती हैं, उसको अपनी तरफ, हर ऊपर जाने वाली चीज़ को अपनी तरफ खींचती हैं, वो ज़ोर लगाती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए चाँद के मुकाबले ज़मीन पर कम ऊंचाई तक छलांग लगाई जा सकती है, लेकिन चाँद में ग्रेविटेशनल पावर कम होता है, ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई तक छलांग लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर है 484/289, इसका जज़रुल मुरब्बा हमको निकालना है और उस हमको आंसर तक यहाँ पर पहुँचना है। अब जज़रुल मुरब्बा कैसे निकालेंगे? एक तो आपको याद करना होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो हम इस तरह से कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 484 है, तो इसके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, आध निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब 121 आ गया, जो कि 2 से नहीं हो सकता है। तो 121 किससे हो सकता है? 11 से हो सकता है। यहाँ पर 11 एका 11, एक बच गया, अगेन 11 एका 11, फिर 11 से हो सकता है 11 एका 11। तो जज़रुल मुरब्बा अगर हमको निकालना है तो हमको दो दो की जोड़ी बनानी है, यानी यहाँ पर ये जो 2 की जोड़ी है इसको हमको एक ही 2 पकड़ना है, और ये जो 11 की जो जोड़ी बन गई इसको हमको एक ही 11 पकड़ना है। यानी कितना आ रहा है? ये 11 दूनी 22, यानी ये जो 484 है ये 22 का मुरब्बा है। क्या है ये? 22 को 22 से जब ज़र्ब देंगे तो 484 आएगा। तो इस तरह से आध निकाल कर आप जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। तो 484 का क्या आ गया यहाँ पर? जज़रुल मुरब्बा 22 आ गया। अब हमको 289 का अगर नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। 289 इसका किस तरह से निकालेंगे? अब देखिए इकाई के मुकाम पर 9 आया यहाँ पर, तो ये 2 से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको 3 से लेकर देख लेते हैं। पहले हम इनकी जमा करके देखेंगे। 8 और 2 10, 10 और 9 19, तो ये 3 से भी नहीं हो सकता। तो 289 जो है ये सिर्फ 17 के ही टेबल से हो सकता है। 17 को 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 289 आएगा। देखिए 17 वन ज़ा 17 अगर हमने लिए तो कितने बचते हैं यहाँ पर? 29 में से अगर 17 जाते हैं तो 9 में से 7 गए, कितने बचे? 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 128। तो 17 साते 128 होता है। अब 17 मुफर्रद अदद है जो सिर्फ 17 के ही पहाड़े में आता है, तो 17 का 17। अब 2 बार 17 आया तो हमको 2 की जोड़ी को एक ही पकड़ना है, मतलब एक ही 17 होगा ये। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22/17। तो अगर आपको सपोज़ एक भी अगर आपको जवाब मिल गया, हम डायरेक्टली भी जवाब तक पहुंच सकते थे, क्योंकि हमको 484 का मिल गया था कि 22, और 22 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो अगला हमको हल करने की ज़रूरत नहीं भी है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन की तरफ भी देखना है कि अगर हमारा वक्त बच सकता है, अगर ऑप्शन में 22 एक ही जगह पर नज़र आ रहा है तो आगे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 जगह नज़र आता है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले ऑप्शन में ज़रूर गौर करें, वरना फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 15876 इज, यानी जो 15,876 के मुरब्बई जज़र में इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा आएगा? अब स्क्वायर रूट निकालना है इसका, हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी ये किसका स्क्वायर है हमको ये देखना है, और फिर उसके इकाई के मकाम पर कौन सा अदद आएगा हमको ये तलाश करना है। तो देखिए आपको मैंने जिस तरह से ये मेथड आपको बताई, ये बहुत ही लेंदी यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। इस तरह का जो मेथड मैंने आपको बताई हूँ, तो इस तरह से अगर आप इसके स्क्वायर रूट तक पहुँचेंगे तो आपको इकाई के मुकाम पर यहाँ पर क्या नज़र आएगा? 6 नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर उसका जज़रुल स्क्वायर रूट पूछा है, जज़रुल मुरब्बा के मुरब्बई जज़र में इकाई के मकाम पर, मुरब्बई जज़र में
डायरेक्टली उस यहाँ पर अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 6 यहाँ पर इकाई के मुकाम पर है तो यहाँ पर 6, लेकिन उसका पहले आपको जज़रुल मुरब्बा निकालना होगा और उसके हिंदसे में इकाई के मुकाम पर क्या आएगा आपको वो देखना होगा, तो वो भी 6 ही आता है। यहाँ पर 6 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज़ टू, यानी टीचर का सबसे अहम काम क्या होता है। मेंटेन एन ऑर्डर, यानी ऑर्डर देना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है टीचर का काम कि सिर्फ ऑर्डर दे। इम्पार्ट सब्जेक्ट मैटर, यानी बुनियादी उन्वान को अलग कर देना, सब्जेक्ट को अलग कर देना। या फिर टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यानी मसला हल करने की तकनीक बच्चों को सिखाना। या गाइड पीपल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए। तो तालिब इल्म की तरक्की की रहनुमाई करना है, सिर्फ मसला हल कर देना करके की टेक्निक सिखाना इस काफ़ी नहीं होगा। सब्जेक्ट को अलग नहीं करना है आपको, और ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देना है आपको, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट आपको देखना है, उसकी ऑलराउंड जो तरक्की है वो आपको देखनी है। तो तालिब इल्म की तरक्की की रहनुमाई आपको बच्चे को करनी है कि किस तरह से वो तरक्की कर सके। अब यहाँ पर ये रीजनिंग वाला सवाल है, देखिए यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लमेटिक फिगर दी गई है और जवाबी फिगर आपको तलाश करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, ये जो दो फिगर दिए गए हैं इनसे हमको मैच करना है। तो देखिए ये वाला जो फिगर है इनकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस किसी भी तरह से मैच नहीं हो रही हैं, आप गौर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी, इसकी सीक्वेंस सी वाले की सीक्वेंस भी यहाँ पे किसी भी तरह से मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3-3 के ग्रो बनाए गए उन्होंने। देखिए यहाँ पर ये 3 का ग्रो है, यहाँ पर ये 3 का ग्रो है। इस तरह से उन्होंने क्या किए हैं, 3 के यहाँ पर जमात बंदी ग्रो बंदी कर दी गई। तो इस तरह का जो ग्रो है आपको कौन से फिगर में नज़र आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस तरह का यहाँ से भी ये हमको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 आपको एक लाइन में दिख, इस वाले फिगर में देखिए आप, यहाँ पर जो है ये जो स्टार्स ये तीनों भी एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों फिगर के अंदर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको स्टार तीनों एक लाइन में नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको सिमिलैरिटीज़ मैच करना है और लॉजिक लगाकर आपको आंसर तक पहुंचना है। तो जवाबी फिगर क्या होगा इसका, यहाँ पर फिगर नंबर ए होगा। तो इसका आंसर है फिगर नंबर ए। तो छोटी छोटी सी बातें आपको यहाँ पर गौर करनी होगी। अब यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, इसका 243 का 5वां जज़र निकालना है और 32 का 5वां जज़र, यानी ये किसके जज़र है ये हमको यहाँ पर देखना है। तो ये आप, तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इनके 5वें जज़र आपको मालूम करने होंगे कि इनके 5वें जज़र कौन से आएंगे यहाँ पर। तो देखिए अभी इसके लिए तो मैं डायरेक्टली अभी बता रही हूँ आपको कि ये जो 3 है इसको अगर हम 5 बार ज़र्ब देते हैं तो 243 आता है, और 2 को अगर हम 5 बार ज़र्ब देते हैं तो 32 आता है, यानी 2 ज़र्ब 2 कुछ इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर 3/2 हमको मिल गया, 3/2। तो बस इसको डिवाइड करना है, 2 एका 2, 2 एका 2। अब 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, उस 1 को 0 लगाए तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो 1.5 हमारा जवाब आएगा। तो इस तरह से आपको ये 5th स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ये आपको क्या करने हैं यहाँ पर मालूम करने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 इसका जवाब होगा। अब मोनिका कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर एंड देन शी ट्रैवल बैक एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स वाली वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच एज ग्रुप इज़ मोर क्लोज टू बीइंग एन इन्फेंट, यानी कौन सा एज ग्रुप जो है वो एक शीरख्वार बच्चा होने के ज़्यादा करीब होता है। यानी शीरख्वार बच्चा का ग्रुप हमको यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा गया है। शीरख्वार यानी क्या, दूध पीने वाला बच्चा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 1 साल का, 3 से 6 साल का, या 2 से 4 साल का, या 4 से 5 साल का। तो बहुत ही आसान सवाल है कि शीरख्वार बच्चा कौन सा होता है, दूध बच्चा कौन सी उम्र में पीता है, 0 से 1 साल की उम्र में। ओके, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक
आउल डैश इन द डे टाइम, यानी आउल जो है वो डे टाइम में क्या होते हैं, तो यहाँ पर हाइड यानी छुप जाते हैं। हैज़ हाइड, हैव हाइड या हैज़ हाइड, तो देखिए हैज़, हैव और यहाँ पर हैज़ हिट दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके थर्ड फॉर्म आएंगे हाइड के, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो कि तीनों में यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट दी, यहाँ पर तो स्पेलिंग ही रॉन्ग है, हिट लिखा गया है, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में यहाँ पर थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में दिया गया, तो इसके लिए आउल्स हाइड इन द डे टाइम, इस तरह से कुछ यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि छुप जाते हैं, जो आउल्स होते हैं वो दिन में छुप जाते हैं, इस तरह से इसका सवाल इसका मतलब बनेगा। Select the alternative that logically follows from the two given statements but not from one statement alone, यानी दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, ऐसा आपको जवाब यहाँ पर ढूंढना है। ऑल सेन आर मेन, सम सेन आर इंसेंस, यानी सभी अक्लमंद मर्द हैं और कुछ अक्लमंद पागल हैं। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ऑल सेंस आर मैन, ऑल सेंस आर क्या है, मैन है। सम सेंस आर इनसेन, यानी कुछ अक्लमंद पागल भी हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे कि कुछ अक्लमंद क्या है, वो पागल भी हैं, इस तरह से ये हम लोग ले लेंगे इनसेन का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, तो देखिए किस तरह से बन रहा था, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग बनाकर देखेंगे इसको। क्या है, सभी अक्लमंद पागल हैं, ऑल सेंस आर मैन। अभी ऑल सेंस जो है, जो ऑल है उसको अंदर लेना है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब ऑल सेंस क्या है, मैन है, मैन को बाहर लेंगे, लेकिन सम सेंस आर इनसेंस, यानी कुछ सेंस ऐसे हैं जो इनसेंस भी हैं, यानी पागल भी हैं, कुछ अक्लमंद पागल भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अक्लमंद पागल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, या इसको हम कुछ इस तरह से भी यहाँ पर ले सकते हैं कि कुछ अक्लमंद क्या है, वो पागल हैं। तो यहाँ पर ये इनसेन इनसेन दोनों तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सवाल, अगर हम जवाब तक हमको देखना है, तो पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पर। इस फिगर के ज़रिए देखिए, यहाँ पर ये जो मैन है, तो कुछ मैन जो है वो इन सेंस के अंदर भी आ रहे हैं, इस बॉक्स में भी आ रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा अगर हम देखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये किसका आ रहा है, मेन का आ रहा है। तो यहाँ पर सेन को मैन तो कहा गया है, लेकिन कुछ मैन इन सेंस वाले हिस्से में भी आ रहे हैं। ओके, तो अब इस हिसाब से हमको हमारे जवाब तक पहुँचना है। तो ऑप्शन के इधर भी मैं बना देती हूँ इस तरह का कुछ फिगर। यहाँ पर क्या था, ऑल ऑल सेंस आर मैन और सम सेंस आर इंसेंस, तो ये इंसेंस वाला बन गया। तो अब देखिए, सम मैन आर इंसेंस, कुछ मैन जो है वो इंसेंस में आ रहे हैं, तो जी हाँ, देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है इंसेंस के अंदर मैन का। नो मैन आर इंसेंस, क्या कोई भी मैन इंसेंस में तो नहीं, यहाँ पर इतना पार्ट तो आ रहा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल मेन्स आर इंसेंस, ऑल कब होता है, जब ये पूरी तरह से इस तरह से बनता है यहाँ पर, तो ऑल मेन तब उसमें ये शामिल हो जाते, लेकिन ये सिर्फ ये वाला हिस्सा बना है, ये वाला हिस्सा सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ऑल वाला यहाँ पर नहीं होगा। नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा यहाँ पर। सम मेन्स आर इंसेंस, देखिए यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर इंसेंस में आ रहा है उसका, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से फिगर ड्रॉ करके आपको इसको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 114 है, व्हाट इज जुवेनाइल एज इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में जुनाइल उम्र
क्या है? 14 वर्ष, 16 वर्ष यानी 14 साल, या 14 ईयर्स, या 18 वर्ष 18 ईयर्स, या 18 साल, या 17 वर्ष 17 ईयर्स, या 17 साल। तो जुवेनाइल एज यानी यहाँ पर हम बालिग कह सकते हैं उसको। तो इंडिया के अंदर क्या है, वो 18 साल बालिग उम्र को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अम अमलगमेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के एंटोनिम, सिनोनिम्स, अपोजिट, सेम मीनिंग वाले वर्ड, ये सारी चीज़ें, सॉरी, मेल फीमेल, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, आपको लैंग्वेज की स्टडी यहाँ पर करनी है, इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज की। तो आइसोलेट होता है, कलेक्ट होता है, गैदर होता है, या असेंबल होता है। तो कलेक्ट, गैदर और असेंबल अगर हम लॉजिक लगाए तो तीनों का मतलब एक ही हो सकता है। तो 3 ऑप्शन तो हमको सिलेक्ट नहीं करने हैं यहाँ पर। तो इसका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, आइसोलेट करना यानी अलग करना। क्वेश्चन नंबर 116 है, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल, यानी हमको यहाँ पर जो वर्ड करेक्टली स्पेल नहीं है हमको वो पहचानना है। अकॉर्डियन, एमिटियर और एथिस्ट ये करेक्टली है, यानी एम्पलीफायर ये जो है ये करेक्ट स्पेल नहीं है। यहाँ पर डबल ई नहीं आना चाहिए था, एम्पलीफायर में डबल ई नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या सवाल है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड एंड देयर आर 10th स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी, व्हाट इज डीज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यानी उर्दू का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि उर्दू में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आती है, वर्ड प्रॉब्लम नज़र आती है, वहाँ पर जंबल होता है वो। तो देखिए अब एक रो है उसमें 40 स्टूडेंट्स है। अब आर जो है वो राइट से यानी कौन सी डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, यानी यहाँ से 1 2 ऐसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ 40 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आर जो है अगर राइट से हम काउंट करेंगे तो वो कितने नंबर पर है, 5वें, यानी ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर 40 आता है तो ये 39, 38, 37 और 36, यानी यहाँ पर आर का नंबर कितना हो गया, 36 हो गया। ये बात हमको समझ में आ गई कि आर कितने नंबर पर है, 36 नंबर पर है, क्योंकि उल्टी तरफ से पूछा है, राइट से पूछा है। अब देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी, अब आर और डी के बीच में 10 स्टूडेंट हैं। व्हाट इज द डीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो डी की पोजीशन लेफ्ट से यानी इस साइड से डी की पोजीशन क्या होंगी। तब इनके बीच में कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो 10 हमको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि 10 कहाँ से पूछा है हमको उसकी पोजीशन, डी कहाँ पर है, जब 40 स्टूडेंट ही मौजूद हैं, 36 नंबर पर अगर आर है, अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो 46 नंबर हो जाएगा। जब 46 स्टूडेंट है क्या, उसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमको उल्टी तरफ जाना है, ओके, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में डी और आर के बीच में 10 स्टूडेंट है, तो 10 हम माइनस कर लेंगे, यानी 26। अब बीच में 10 स्टूडेंट है उनके, ऐसा कहाँ है, ओके। तो आर और डी के बीच में ऑलरेडी कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, यानी 26 में से माइनस डी का -1 करेंगे तो डी की पोजीशन आएंगी, ओके। यानी ये डी है और ये आर है, इनके बीच में कितने स्टूडेंट है, 26 है। अब आर का नंबर कितना है, 26 स्टूडेंट अगर हैं तो आर कितना है, उसमें से 36 नंबर पे आर है और बीच में और 26 स्टूडेंट मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर डी जो है वो कितने नंबर पर आएगा, अगर हम उसको लेफ्ट से काउंट करेंगे तो वो 25वें नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, वो 25 नंबर पर आएगा, क्योंकि उनके दरमियान में जो है वो 10 लोग मौजूद है। ये जो दरमियान है इसमें 10 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ पर 25th नंबर पर क्या आएगा, डी आएगा, ओके। तो डी की पोजीशन क्या होंगी, 25th होंगी। तो यहाँ पर डी की जो पोजीशन है ये क्या है, 25th है। डावलने या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता, अब डावलने का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, दुर्लक्षणे, वगड़ने, डच्चू देने या सामावने। तो सामावने इसका क्या हो जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द आ जाएगा। यहाँ पर मराठी के आपको शब्दार्थ पढ़ने हैं।
29 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। अब बहुत ही आसान सीरीज है ये, देखिए यहाँ पर देखिए OPQ, बीच में एक का गैप है आर का, फिर STU सीक्वेंस से है, यहाँ पर ABC सीक्वेंस से है, D का गैप है, फिर EFG है। यहाँ पर देखिए TUV लाइन से है, W का गैप है, सॉरी यहाँ पर W का गैप है, फिर XYZ सीरियली गिवन है, लेकिन यहाँ पर HIJ वही सीरीज़ को रिपीट किया गया है, जबकि इन तीनों में सीरीज़ को रिपीट नहीं किया गया है। तो बेजोड़ कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 और 3 आपको इस तरह से दिया है, तो 15 के साथ क्या जोड़ी आएंगी? तो अब हमको ये देखना है कि 9 और 3 में क्या कनेक्शन है। तो जो सेकंड वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आता है। तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे, 3 को, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 5 आंसर है। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं कि ऑप्शन के थ्रू किस तरह से जाएंगे। अब 4 अगर हम देखेंगे तो 4 और 15 में कोई रिलेशन इस तरह से कोई नज़र आ रहा है कि हमको 4 और 15 का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है, एक जुफ्त एक ताक अदद है। 7 और 15 भी 7 के टेबल में ना 15 आता है। 8 और 15 का भी कोई ताल्लुक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 से नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पर, या फिर आपको पैटर्न पहचानना भी होगा यहाँ पर। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।